नमस्कार। अमृत तिरंगा में आपका स्वागत है। समूचे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव बड़े उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, तिरंगा मार्च निकल रहा है और तिरंगा पद यात्राएं भी निकल रही हैं। अमृत महोत्सव की इस बेला पर आम जन में चर्चाएं भी हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि 75 वर्ष में हमने कितने कदम आगे बढ़ाए हैं और चर्चा इस बात की है कि इस दौरान कितने बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं, सामाजिक ताना बाना हमारा कैसा हो गया है और साथ में हमारी अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य की नीतियां कितनी आगे बढ़ रही हैं। आज हम इसी पर मंथन करेंगे और इस मंथन में हमारे साथ हैं धैर्य, त्याग, तपस्या, निष्ठा के बल पर राजनीति की ऊंचाइयों को छूने वाले जनप्रतिनिधि, वर्तमान में सांसद, किंतु अनेक पदों को सुशोभित करने वाले सददेव पचौरी जी। पचौरी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अमृत महोत्सव में आपका शाश्वत अभिनंदन भी करता हूं। पचौरी जी, सबसे पहले हम आपसे केवल यही आग्रह करेंगे कि जो ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या चिंतन है, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हम आपको पहले से कुछ मिनट दे रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा इस पर विश्लेषण कर दीजिए। जी देखिए, अमृत का मतलब है अमृत को प्राप्त करना, यानी जो स्मृतियां हमेशा आपके पटल पर रहें। और देश की आज़ादी का 75 वर्ष हो रहे हैं, उस पर ये अमृत महोत्सव है। यानी देश की आज़ादी के जश्न को आप इतने धूमधाम से मनाएं कि भारत के लोग भी फिर से राष्ट्रीयता की भावनाओं में ओतप्रोत हो जाएं, फिर से हम एक सूत्र में एक साथ खड़े हो जाएं, घर घर में तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का जागरण हो और ये केवल भारत ही नहीं देखे, विश्व के लोग भी देखें, हमारी एकता को देखें, हमारी एकजुटता को देखें और हमारी प्रगति को भी देखें। इसलिए मोदी जी ने इस आज़ादी के 75 वर्ष को देश से जोड़कर देश कैसे एक हो, इसलिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया है। और आप देख रहे होंगे कि आज युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है, और वो देश की आज़ादी के महत्व को भी जान रहा है। इसके पहले युवा नहीं जाना था, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो पीढ़ी आवाज़ नहीं है। अब तो वो नौजवान है जिनका जन्म देश की आज़ादी के बाद हुआ या आज़ाद होते होते हुआ। जैसे हम जैसे लोग, हम 1947 में पैदा हुए थे, तो हम तो बच्चे थे, लेकिन हमने आज़ादी के बाद जो देखा और आज़ादी के पहले की जो कहानियाँ सुनी, उससे हम लोगों को बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए अमृत महोत्सव का भारत की राजनीति में, भारत की राष्ट्र नीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है पचौरी जी, आपने अपने इस संबोधन में एक बात कही, फिर से राष्ट्रीय भावना से हम ओतप्रोत हो जाएं, फिर से एकता के सूत्र में बंध जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने देश की आज़ादी की लड़ाई की कथाएं सुनी होंगी, जी, इतिहास भी पढ़ा होगा,
तो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारा राष्ट्र उनके साथ खड़ा हुआ था। ये राष्ट्रीय ताकत थी, उस ताकत के बल पर अंग्रेज डर गए, क्योंकि जो आंदोलन थे, चाहे अहिंसा आंदोलन हो, चाहे वो दंडी मार्च हो, इतनी बड़ी शक्ति एक साथ निकल पड़ती थी कि अंग्रेज भयभीत हो गए थे कि अब हम इस देश पे नहीं रह सकते। आज हमारी सीमाओं पर संकट है, ये मानना चाहिए। चाइना से भी हमारे संबंध ठीक नहीं है, पाकिस्तान से तो जन्मजात खराब है, जब से उसका जन्म हुआ तभी से, और उसने कश्मीर पे कब्जा किया, आज आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, घुसपैठिए भेज रहा है, हमारे यहाँ वारदातें होती रहती हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसमें देश की ताकत एक हो, ये आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी फूट का लाभ ये बाहरी लोग उठा लें। ठीक बात, क्योंकि विदेशी शक्तियां साजिश कर रही हैं। आप देखते होंगे जब असहिष्णुता की बात होती है तो क्या भारत के लोग करते हैं? ये असहिष्णुता की बात जानबूझकर वो विचारधारा के लोग करते हैं जिनकी विचारधारा भारत की मातृभूमि से जुड़ी नहीं है, जिनको भारत की मातृभूमि से प्यार नहीं है। इसलिए ऐसे विचारधारा के लोग आगे ना बढ़ पाए, लोग उनसे न जुड़ पाए, लोग राष्ट्रीयता के साथ देश से जुड़े, समाज एक साथ खड़ा हो ताकि ऐसी शक्तियां विफल हो जाएं, ये उद्देश्य है। लेकिन पचौरी जी, आप क्या मानना है कि इस समय हमारे सामने चीन सबसे बड़ा दुश्मन होकर के सामने आ गया है? दूसरी ओर हमने 370 हटाया, लेकिन और हमारी समस्याएं खड़ी हो गई। क्या आप मानते हैं इसको? नहीं जी, देखिए, चीन तो हमारा दुश्मन 1962 से है जी। पंडित नेहरू ने अगर गलती न की होती, अगर उन्होंने तिब्बत को चीन का पार्ट न माना होता तो आज ये समस्या न होती। इसीलिए उसने 1962 में हमारे ऊपर हमला किया। हमने सैनिक शक्ति की तैयारी नहीं की थी, हाँ, और उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। हमने उसको युद्धविराम स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम गोला बारूद नहीं पहुंचा पाए हैं, हम हथियार नहीं दे पाए, लड़ेंगे कैसे? फौजों ने आत्मसमर्पण किया। इसीलिए चाइना तो धोखेबाज है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी होती है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। हाँ, ये सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। देखिए, चीन, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, कुछ है पाकिस्तान आपसे लड़ नहीं सकता सीधे, बिल्कुल, उसकी ताकत नहीं है। लेकिन चाइना आज विश्व शक्ति बनने के लेकिन 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों को तो पाकिस्तान ने बढ़ा ही दिया। ये वो परोक्ष हमसे युद्ध करता है, सीधा युद्ध नहीं करता। वो अपने यहाँ आतंकवादियों को संरक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, उनको वित्तीय मदद करता है, और आतंकवादियों के माध्यम से हमारे यहाँ अशांति पैदा करता है। ठीक बात। पचौरी जी, अभी आपने कहा कि नेहरू की नीति ऐसी थी जिसके कारण जो है चीन की आज ये स्थिति हो गई है और चीन हमारे लिए बड़ा दुश्मन हो गया। मेरा सवाल ये है, 75 वर्षों में अगर हम देखें, और ख़ास तौर से हाल के वर्षों में, नेहरू को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी है, और नेहरू के साथ में गांधी जी को भी लेकर के, और उनकी जम करके आलोचना होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी हुए, या अभी हाल में हमने राजनाथ सिंह का एक बयान 1962 के युद्ध को लेकर के सुना, हमने गडकरी जी को सुना। तो ये एक वर्ग ये भी है जो कहीं ना कहीं उनका दोषारोपण नहीं करता है। तो अगर मैं नेहरू की बात आपसे करूं, आज ही मैं आपको बताऊं, आरएसएस के इंद्रेश कुमार का एक बयान आया है आज। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बंटवारे के लिए गांधी जी का निर्णय दोषपूर्ण था, और उसके लिए तर्क देते हैं, यदि गांधी जी ने जिन्ना और नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस और पटेल को एडीसी बनाया होता तो बंटवारा नहीं होता। अभी आपने चीन की बात कर दी, क्या कहना है आपको इस बारे में? मेरा ये कहना है जी, कि आप इतिहास पलट लीजिए
और कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि गांधी जी बंटवारे पे तैयार नहीं थे, जी। किसी कीमत पे नहीं थे। ये तो नेहरू और पटेल हैं कि उनको मनाया। अब किन कारण से मनाया ये बात गोपनीय है, ये तो गांधी जानते हैं, नेहरू जानते हैं, पटेल जानते हैं। लेकिन ये सत्य था कि गांधी किसी कीमत पर देश के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे और इन लोगों ने मनाया। तो उसके दुष्परिणाम देखे कि जब बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, तो एक दूसरी गलती कर दी। देखिए गलती की कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, तो फिर वहाँ की आबादी का भी आदान प्रदान होने जाना चाहिए था। लेकिन हमने चूंकि लोकतांत्रिक देश की प्रणाली मंजूर की थी, तो हमने कहा नहीं, जो हमारे यहाँ रहना चाहें सब रहेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता है, मजहबी आज़ादी है, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, सब रह गए। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे उनको मारा गया, काटा गया और लूटा गया। तो एक्शन में रिएक्शन यहाँ भी हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन उसमें गांधी जी ने आगे आए, आंदोलन किया और मारकाट को रोका है। तो गांधी जी तो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इसीलिए गांधी जी इस बंटवारे के बार बार में नेहरू की नीतियों को लेकर के उन्हें कटघरे में खड़ा करना, बार बार ये कहना नेहरू नेहरू नेहरू, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में नेहरू ने बहुत बड़ा इस देश के साथ अहित कर दिया? देखिए, पंडित नेहरू में आपने पूरा उनका जीवन देखा होगा तो वो डिक्टेटर थे, अधिनायकवादी थे। शुरू में तो वो पटेल से दबे हैं, लेकिन कई मायनों में दबे नहीं। जैसे जब पूरे देश की रियासतों को एक करने का काम सरदार पटेल को दिया गया, तो जम्मू कश्मीर का पंडित नेहरू ने क्यों अपने आप में ले लिया? क्या नहीं है, मैं देखूंगा। तो इसलिए कि वो सरदार पटेल से कहीं ना कहीं मतभेद रखते थे, मनभेद रखते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे डर के मारे। दूसरे, आप जितने उनके निर्णय देख लीजिए देश के बाद कि उनको जो पसंद नहीं था वो फिर छोड़ना ही पड़ा। आपको याद है कि जो एक कामराज योजना थी है, वो इसीलिए कि उनको जो सीनियर्स को हटाना था, बाहर करना था मुरारी जी जैसे नेताओं को, उसके लिए कामराज योजना ले आए थे कि राजनीति से बाहर हो, अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पंडित नेहरू बहुत बड़े अधिनायकवादी थे, डिक्टेटर थे, वो किसी की बात मानते ही नहीं थे। वो अपने थॉट्स पे जो उनका विचार हो जाता था वही सही है, इसीलिए देश का नुकसान हुआ। लेकिन उन्हें तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है जी कि उन्होंने बड़े बड़े कुछ काम किए हैं। ठीक, देखिए जो सही चीजें हैं वो मानना चाहिए। जैसे भाखड़ा नंगमल डैम पंडित नेहरू की देन है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट पंडित नेहरू की देन है। पंडित चाहते थे कि भारत में बड़े बड़े उद्योग लगे ताकि हम अपनी देश की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें। ये उनका विजन था, सही विजन था, लेकिन वो करप्शन को नहीं रोक पाए। करप्शन को नहीं रोक पाए और इसीलिए वो विफल हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा पंडित नेहरू ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनकी विफलता ही का परिणाम है 1962 का चाइना युद्ध। उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री फेल हो गई थी कि आर्म्स नहीं बना पा रहे थे, ये पंडित नेहरू की विफलता ही का तो परिणाम है। और 1947 में पाकिस्तान ने जो कश्मीर का फाइट कर लिया उन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो पंडित नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर अनसक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी बात से हम बिल्कुल मानते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरा एक सवाल और है, इस समय तिरंगा यात्रा निकल रही है जी। अगर बात करें अपनी सरकार की, तो सरकार तो करे हर घर में तिरंगा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तिरंगा पद यात्रा निकाल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग 9 तारीख से ही घर घर तिरंगा फहराने लगे। ये 3 कॉन्सेप्ट सामने आए, आप इन तीनों को किस रूप में देखते हैं? हम एक ही रूप में देखते हैं जी।
हमारे उनमें इन बात पे कोई भेद नहीं है। वो भी तिरंगा यात्रा निकाल के राष्ट्रीयता का बोध कर रहे हैं, देश की आज़ादी के 75 वर्षों का स्मरण करा रहे हैं, देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे वैचारिक धरातल पे उनके चिंतन में अंतर हो सकता है, लेकिन विचार एक है। इसलिए जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र जागरण के लिए कर रहे हैं, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कर रहे हैं। इसलिए उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। लेकिन पचौरी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से लिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहती है बताइए अभी तक सब कुछ बेच रहे थे, अब ये झंडा भी बेचने लगे हैं। इस तरीकों को लेकर के मध्य प्रदेश में काफ़ी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई है। हमारे सपा के कहते हैं अखिलेश कि भाई तिरंगा यात्रा नहीं, ये तो दंगा यात्रा है, जिसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे मतभेदों के बीच में ये यात्रा, पद यात्रा समाज में क्या संदेश दे रही है? देखिए, मतभेद तो जब ये होते हैं जब हम कुछ कहें वो कुछ कहें जी। यात्राएं वो भी निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, और मेरे मन में तो विचारों में खोट है नहीं। उनकी यात्रा को हम गलत मायने में देख नहीं रहे, विभेद नहीं कर रहे हैं अपनी यात्रा उनकी यात्रा में। तो ये तो उनके सोचने का विषय है, उन्हें सोचना चाहिए। यह सही मायनों में वो यात्रा निकाल रहे हैं और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए निकाल रहे हैं, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए निकाल रहे हैं, देश की आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव मनाने के लिए निकाल रहे हैं। तो उनको भेद नहीं करना चाहिए। यदि वो राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर उनको भेद स्वाभाविक है, क्योंकि जहां राजनीतिक चिंतन होगा और राष्ट्रीय चिंतन होगा तो दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन बीजेपी भी अभी एक बयान आया था और जिसमें कहा गया, और इंदेश कुमार जी ने भी उसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस न अब गांधी को मानती है, न सुभाष चंद्र बोस को मानती है, न पटेल को मानती है, वो सिर्फ नेहरू को मानती है। और अभी उन्होंने जो डीपी अपनी बनाई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही रखा और वो झंडा लिए हुए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है ये पार्टी जो है सब नेताओं को, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान, त्याग, उनके योगदान को भुला करके सिर्फ नेहरू की बात कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बीजेपी का ये कहना है। देखिए, ये यथार्थ में सत्य है जी कि इन्होंने गांधी जी को तो मजबूरी में एडॉप्ट किया था जी। पंडित नेहरू ने इच्छा प्रकट की कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और गांधी जी ने इसीलिए बना दिया कि उनको सत्ता से दूर रहना था, अपने आप को जनसेवा करनी थी। और चूंकि हक तो पटेल का था, पटेल का हक इन्होंने मारा। तो ये खानदान तो इसीलिए अपने आगे किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, ना गांधी को, अगर उनका, ना सरदार पटेल को, ना भीमराव अंबेडकर को, इन्होंने सबको छोड़ दिया और केवल नेहरू खानदान। अब नेहरू याद आ गए नहीं, अभी तक तो इंदिरा गांधी रह गई थी, नेहरू भी गायब हो गए थे। और आप देश की योजनाओं के नाम देख लें, सड़कों के नाम देख लें, तो पंडित नेहरू परिवार के अलावा कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। अभी हमने कोई नाम बदले नहीं है जो इन्होंने शुरू की थी। जहाँ हमने तो कुछ योजनाएं शुरू की तो प्रधानमंत्री योजना के नाम पे शुरू की है, लेकिन इन्होंने तो जो शुरू की वो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कमला नेहरू, इन्हीं के नाम पे किए। इन्होंने इस खानदान के अलावा कोई देख नहीं है। इन्होंने तो देखिए नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्र को भी अपने हड़प लिया है, यानी ये तो कोई संकोच ही नहीं करते। इन्होंने तो नेशनल हेराल्ड के लिए चाइना से भी डोनेशन ले लिया। तो ये लोग हैं जो देश के दुश्मन से भी चंदा लेने में परहेज नहीं करते। तो उनकी बात अगर हम कोई बुराई भी करें, आलोचना भी करें, तो हमें अपने आप में शर्म आती है, क्योंकि इनमें राष्ट्रीयता है ही नहीं। ठीक, तो क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हाल में योगी आदित्यनाथ ने बहुत जिलों के नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, अयोध्या का जो नाम था फैजाबाद उसको कर दिया गया,
अभी कई जगह के प्रपोजल और आ रहे हैं जिनको बदलने की बात हो रही है, आजमगढ़ की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जनमानस को या भावी पीढ़ी को हर के योगदान की चर्चा हो, उनके बारे में पता चले? तो इस तरीके के जो नाम रखे गए हैं पंडित नेहरू के नाम पर, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे इंदिरा गांधी के नाम पर, कमला नेहरू के नाम पर, स्वरूप रानी के नाम पर, इनमें कहीं ना कहीं कुछ अब बदलाव कर देना चाहिए? देखो, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय करना हाँ है। लेकिन जो दूसरी बात आपने योगी जी की कही, योगी जी जो का सोच राष्ट्रीयता का सोच है, जी, भारतीयता का सोच है, स्वाभिमान से ओतप्रोत विचारों का स्रोत है। इसलिए वो जो विचार कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आगे, वो राष्ट्रीयता के बोध कराने वाले काम करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। देखिए, पहले भी हमारा नाम प्रयागराज था, कुंभ वहाँ प्रयाग कुंभ के नाम से मशहूर है, आपको याद है। पहले भी फैजाबाद का नाम अयोध्या था। तो वो जो प्राचीन चीजें थी, वो प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित कर रहे हैं। तो जिन जिन शहरों को उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं न कहीं हमें पराधीनता की महक आती है या याद आती है, तो उनको हटाने में कोई बुराई नहीं है। हमें राष्ट्रीयता का भाव जब जगाना है तो उनमें शहर भी होते हैं, स्थान भी होते हैं, उनमें भी अगर नाम कोई बदले जाते हैं तो बदलना चाहिए। आपको याद होगा कि मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने तमाम जिले बनाए थे और उनके नेताओं के नाम पे रखे थे। जैसे महामाया नगर रखा था, तमाम रखे थे, मुझे इस समय याद नहीं। बिल्कुल रखा था, काशीराम के नाम पर कासगंज का नाम रखा था। तो बिल्कुल रमाबाई अपने कानपुर देहात का नाम रखा था उन्होंने, इसमें दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। एक और आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये कहा जाता है कि नहीं साहब, टारगेटेड होकर के ही नाम बदले जा रहे हैं। भाई इलाहाबाद था, आपने प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद था, आप वहाँ पे अब आजमगढ़ का नाम आप बदलने जा रहे हैं। सवाल केवल ये कि राष्ट्रीयता है या टारगेट है। तो दूसरी चीज जो है कि इससे क्या आपको नहीं लग रहा है कि लोगों में ये लग रहा है कि नहीं साहब, बाकायदे एक एजेंडे के तहत काम हो रहा? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है जी। वहाँ की स्थानीय जनता की मांग है और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, और इसीलिए उस आधार पर जो सरकार उचित समझती है वो निर्णय करती है। लेकिन कानपुर के बारे में आपकी क्या सोच है कि कानपुर पहले कानपुर था, फिर इसके कई रूप बदले हैं, क्या आप अपेक्षा करेंगे क्या इसमें भी कोई बदलाव आना चाहिए? जैसे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की बात हो रही है और लालजी टंडन तो काफ़ी उसमें प्रयास करते रहे, तो क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि कानपुर का भी नाम बदल जाना चाहिए? नहीं, मुझे अभी निकट भविष्य में कानपुर के नाम परिवर्तन की कोई जानकारी भी नहीं है, ना मैं समझता हूँ कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता है जी। क्योंकि कानपुर अपने आप में कानपुर है जी, और तमाम देश की आज़ादी की स्मृतियाँ संजोए हुए है, इसलिए कानपुर नाम उपयुक्त है, वही रहना चाहिए। दूसरी चीज़ एक आपसे और बात करना कि अगर आप 22 और के साथ 25 के बाद फिर आप 75 साल 50 साल सबकी बात अगर आप लगातार करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव दिखता है। कहीं ये दिखता है कि एक और पहले सेकुलर बात करके राजनीति की जाती थी, फिर उसके बाद जो है मंडल की बात आ गई, वहाँ से राजनीति शुरू हो गई, अब तीसरा एक नया युग आ गया है। आप इन तीनों को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? देखिए, अब जो युग है जी, वो समाज को एक सूत्र में बंद करने के विकास का युग है जी। समाज की जो कमजोर जातियां हैं जी, उनको हम न तो जातियों में बांट सकते हैं, न मजहब में बांट सकते हैं। हम कमजोर में, अमीर में जी, पिछड़े में, गरीब में बांट सकते हैं कि जो विकास की जिनको आवश्यकताएं हैं जी, उनका विकास हो, उनका उत्थान हो। अब वो किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी जाति का हो, उनका विकास सबकी आवश्यकता है। इसलिए वो सुविधाएं सबको मिले और यही
जो अंत्योदय के द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार था, अंत्योदय माने सबका विकास। पंडित महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सबका विकास करो जी। वो उनका भी कंसेप्ट यही था। तो लोहिया जी का भी यही कंसेप्ट था। तो वैचारिक चिंतन हमेशा सबका गरीब का रहा है। गरीब का विकास कैसे हो, गरीब का उत्थान कैसा हो। और लोग अभी तक नीतियां बनाते थे तो एक आध जात को, मजहब को देख के बनाते थे, लेकिन आज जो नीतियां बन रही हैं समग्रता के आधार पर बन रही है, संपूर्ण समाज को एक देख के बन रही है कि गरीबों का विकास हो, जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं उनका उत्थान हो। जैसे 2011 में गरीबी की रेखा की सूची बनी थी, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, न केंद्र में थी न प्रदेश में थी, मायावती की सरकार थी उस समय बनी थी। लेकिन हम उसी को लेके, उसी जो सूची है गरीबों की, उन्हीं की विकास की बात कर रहे हैं। हम सबको खाद्यान्न दे रहे हैं क्योंकि सबको भोजन मिलना चाहिए। भोजन, बिल्कुल। पचौरी जी, अभी आपने ठीक कहा कि नया युग आ रहा है, आप कोई जो है कोई भेद के, बिना भेद के जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कतिपय बयानों से, कतिपय विचारों से, कतिपय टारगेटेड के कारण हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और इसकी चर्चा अपने ही देश में नहीं विदेश तक में होने लगी है। तो फिर ये कैसे चलेगा, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम बगैर अपने पथ से विचलित हुए या अपना उद्देश्य उससे विचलित हुए हम इन ताने वाने पे, बिगड़ने पे, समाचार पत्र हैं उन पे, या लोगों के वर्जन है, लोगों के भाव हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भारत को एक मजबूत भारत बनाना, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना। और ये काम जब तक हम सभी वर्गों को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक नहीं हो सकता। तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा नहीं है, ये हमारी काम की निष्ठा है, काम की दिशा है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं। आप बताइए, जाने कितने वर्षों से ये हो रहा था कि खुले में शौच से मुक्त होगा भारत, हुआ था। लेकिन 2014 के बाद जिस तेज गति से काम हुआ है, जिस प्रकार से घरों घरों में शौचालय, गांव गांव में शौचालय बने हैं और अनुदान दिया गया है, क्या इससे पहले ये हुआ था क्या? बिगर भेद के हुआ, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, सिख को भी मिला, ईसाई को मिला, हरिजन को भी मिला, पिछड़े को भी मिला, अपर कास्ट को भी मिला। इसीलिए कि खुले में शौच के मुक्ति की आवश्यकता थी, विशेषकर हमारी बहनों को जो रात का इंतजार करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी कि अंधेरा हो जाए तब हम खुले में शौच में जाएं बाहर गांव में। लेकिन उससे मुक्ति दिलाई ना, उसमें कोई भेद रहा क्या? हर वर्ग को मिला। हमने मकान दिए गरीबों को तो बिगर भेद के दिए, हमने गैस के कनेक्शन दिए तो बिगर भेद के दिए। हमने तय किया कि हमारी जो गरीब माताएं हैं वो अब कंडे पे रोटी नहीं बनाएंगी, लकड़ी पे चूल्हा नहीं जलाएंगी, उनकी आंखें खराब ना हो, तो निःशुल्क हमने गैस सिलेंडर दिए कि नहीं दिए। फिर समस्या आई कि उन पे पैसा ही नहीं था, तो सिलेंडर एक दफा दे दिया, बाद में भराएं कैसे? तो हमने तय किया कि साल में 2 बार उनको फ्री सिलेंडर देंगे गैस भरे हुए। तो ये तो गरीब के दिशा के बारे में चिंतन था, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। ये काम और पहले हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जैसे एक वर्ग है वो पता नहीं क्यों उसमें अविश्वास, डर, भय सब कुछ बना हुआ है, और अब दिखावे में सब कुछ हो रहा है। पिछली बार मेरी भी आपकी कुछ चर्चा हुई थी और आपने कुछ ये अपना व्यक्त भी किया था कि हमको सबको समझना होगा, ये करना होगा। इस बारे में अभी कुछ हो नहीं पा रहा है और दूरियां जो है लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, हम तो जिस वर्ग की आप
बात कर रहे हैं, जी, हम तो योजनाओं का लाभ उनको दे रहे हैं, दे रहे हैं। बेगर भेद के दे रहे हैं कि क्योंकि 70 वर्षों में वो पिछड़ गए, ठीक। वो शिक्षा में भी पिछड़ गए, वो विकास में भी पिछड़ गए, और इसलिए शिक्षा न होने के कारण उनमें वैचारिक परिपक्वता भी नहीं आ पाई। और ये बात सही है कि वो हमें आज आप अपना नंबर 1 का दुश्मन भी मानते हाँ, हैं। बस। हम कहने में, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूँ, ये भी बता दूं आपको, और वो प्रयास के परिणाम मेरी जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी महीने 2 महीने में, तो हो सकता है कि लखनऊ में कोई बड़ा मैं उन लोगों के बीच में बैठ के बड़ी पंचायत करवाऊं। तो ये आपको नंबर 1 का दुश्मन क्यों मानते हैं, वो जबकि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं? फिर क्या, कौन सा ऐसा कारण है, आपकी कौन सी ऐसी नीति है जिसको लेकर के यदि मैं एक ही बात अगर कहूँ तो वो मानते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करके और हमको नंबर 2 पे लेना चाहते हैं। अभी संत महात्माओं का जो एक संविधान भी आया है हिंदू राष्ट्र का, उसमें भी ये रखा गया है। तो नंबर 1 का जो दुश्मन मानते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो आरएसएस के एजेंडा को लेकर के भी बात करते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि आपके हिसाब से नंबर 1 का दुश्मन क्यों मानते हैं आपको, और आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसका कारण है जी, इसका कारण ये है जी, कि देश की आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ, जी, उससे कहीं ना कहीं मुसलमान हमसे जो राष्ट्रीयता का बोध था उससे पूर्ण रूपेण जुड़ नहीं पाया, और इसका जोड़ने का प्रयास जो कांग्रेस को करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया। और हमारे बारे में दुष्प्रचार ये किया कि ये आपके नंबर 1 के दुश्मन हैं, अगर ये रहेंगे तो आप भगा दिए जाओगे, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आपको मार डालेंगे, इस देश में रहने नहीं देंगे। तो जो एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सत्य हो जाती है। तो मुसलमानों के दिमाग में ये बैठ गया है कि आरएसएस मेरा दुश्मन है, भारतीय जनसंघ मेरा दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मेरा दुश्मन है। तो ये विचार निकालने के लिए हमें अपने कर्तृत्व के आधार पर तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम आपके दुश्मन है, ना आप मेरे दुश्मन है, ना हम आपको दुश्मन मानते हैं। हाँ, हम ये जरूर आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिस राष्ट्र भक्त के साथ हम देश से जुड़े हुए हैं, हिंदू समाज, आप भी उसी राष्ट्र भक्त से जुड़िए। आपकी आस्थाएं भी इस देश से होनी चाहिए, इस देश की राष्ट्रीयता से होनी चाहिए, देश की जनता से होना चाहिए। हम आप सब इस देश के नागरिक हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सब कहा है कि ये तो देश हमारा सबका है, सब इस देश की संतान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी न तो अपना संघ का काम धर्म के आधार पर चलाया, और वो तो कहते हैं कि आप सब हिंदू हो, आपकी पहले की 3 से 4थी पीढ़ी देख लो तो आप तो हिंदू थे, आज कन्वर्जन हो गया, धार्मिक आस्थाएं आपने बदलनी, ठीक है, उपासना पद्धति, पूजा पद्धति हमारे यहाँ इसकी स्वतंत्रता है कि जो चाहो मजहब स्वीकार करो, जिस मजहब के आधार पे आपको धार्मिक स्वतंत्रता है उस मजहब के आधार पर मजहब पे मनाने की। तो धार्मिक स्वतंत्रता भारत में दुनिया में कहीं नहीं है। आप आज बता दीजिए क्या इतनी स्वतंत्रता इस देश के हिंदुओं को जो पाकिस्तान में रह गए उनको है अपनी धार्मिक आज़ादी? क्या अफगानिस्तान में इतनी धार्मिक आज़ादी हिंदुओं को है? नहीं है। क्या चाइना में है? नहीं है। रूस में है? हम इन रूस चाइना की बात मुसलमानों की कर रहे हैं, इनको धार्मिक स्वतंत्रता उतनी वहां नहीं है जितनी भारत में। आज इस देश का मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि हम भारत में सुरक्षित हैं और आराम से प्रगति कर रहे हैं, पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। ये मुसलमान महसूस कर रहा है, करने के लेकिन भी जुड़ नहीं रहा। वही बिल्कुल अच्छा, जुड़ नहीं रहा। दूसरी चीज है, आरएसएस के अब 100 साल होने जा रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क है, सब कुछ है, फिर भी वो इस मामले में असफल है। नहीं, देखिए, वो किसी को भी
न तो वो तुष्टीकरण करते हैं, वो तो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं। राष्ट्र जब शक्तिशाली होगा, समाज संगठित समाज होगा, तभी देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। और उनका भी मानना यह है कि धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, ये मुसलमान के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, वो भी हमारे विचारों को समझेंगे और राष्ट्रीयता का बोध का जागरण होगा और सब एक साथ खड़े होंगे। ठीक बात। तो क्या ये माने कि परिवर्तन दिखने भी लगा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है 7%, अभी जो तिरंगा यात्रा निकल रही है तो तमाम मदरसों से भी यात्राएं निकल रही हैं, माइनॉरिटी क्षेत्र से भी यात्राएं निकल रही हैं, लोग भारत माता की जय भी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन प्रयास है? देखिए, ये इस प्रयास का यदि श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये आज़ादी के जो 75 वर्ष हैं उसको अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया है, वो मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत फलदायी होगा, देश के लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ने में फलदायी होगा, क्योंकि हम सब राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। उस राष्ट्रीयता का भाव मुसलमानों के अंदर भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ थोड़े बहुत तबका ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण ये कि वो अपने वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं सहानुभूति में पाकिस्तान से जुड़ाव रखते हैं ये, लेकिन वो जुड़ाव धीमे धीमे पाकिस्तान की जो हालत है देख के उनको समझ में आ गया है कि उनका भविष्य भारत में ही है, इसीलिए भारत के साथ वो जुड़े रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आपको याद होगा जब लोग कहते थे कि धारा 370 जब खत्म करोगे, 35 ये खत्म करोगे तो कश्मीर हमसे अलग हो जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं अभी गया था, एक हफ्ते जम्मू कश्मीर में रहा, तो वहाँ का मुसलमान खुश है, वहाँ आप खुशी अनुभव कर रहा है, स्वतंत्रता अनुभव कर रहा है, और लग रहा है कि जो ये रेखा थी 370 जो देश को और कश्मीर के मुसलमानों को आपस में बांट रही थी, वो खत्म हो गई है। अब हम एक हो गए, समृद्ध हो गए, हमारी देश की योजनाएं भी हमारी आएंगी, उनका लाभ भी मिलेगा और हम अपना विकास स्वयं करेंगे। ठीक बात। तो इससे वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है। ये मैसेज हमने जम्मू और कश्मीर की जनता को दे दिया। एक सवाल और कि जो राजनीतिक के बड़े बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों में जैसे कभी बिहार में हुआ, जिस तरीके से गठबंधन से गठबंधन बिल्कुल हो गया, और दूसरी चीज़ इसके पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हुआ, फिर इसका कर्नाटक में इसके पहले हुआ। तो ये जो राजनीतिक का नया परिदृश्य, ये क्या हमारे नया लोकतंत्र है, या फिर हम यूँ कहें कि हमारे जो आदर्श लोकतंत्र है उसको झटका लग रहा है कि हमारे विधायक होटलों में रखे जाते हैं, बंद किए जाते हैं, महीनों चर्चाएं होती हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता, ये सब कुछ चल रहा, ये क्या नया लोकतंत्र है? नहीं, लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस देश की राजनीति में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद जो एक वैक्यूम हुआ, और उस वैक्यूम में जन्म हुआ क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दलों के अंदर जो राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए उसका अभाव है, और ये केवल सत्ता के लोभ में हुआ इनका जन्म। आप जगह जगह देख लीजिए, हर प्रांत में एक अपना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और वो क्षेत्रीय आधार पर है, उसका राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं। इसके बारे में बड़ा अहितकर है अपने देश के लिए। बहुत। ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, इसीलिए कि कांग्रेस कमजोर हो गई। अब वो हमें समय लग रहा है पूरा स्थान लेने में, क्योंकि हम उत्तर भारत में तो हैं, दक्षिण भारत में अभी नहीं है, और अभी पूर्वी में भी थोड़ा कम है। और कम है,
लेकिन आज देश को जरूरत है एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में उभरने की। और हम एक नहीं कहते हैं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। हाँ, बिल्कुल। और कांग्रेस मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी रहे तो दो राष्ट्रीय दल होंगे, उनके बीच में चयन हो तो ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस तो कमजोर हो गई, वो अपने कारण हो गई, अपनी नीतियों के कारण, अपने परिवारवाद के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये कांग्रेस कमजोर हो गई। तो ये कांग्रेस, लेकिन आप भी तो कहते हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, आप भी तो कहते हैं ना। अगर आप ये बात ना कहें तो शायद कांग्रेस को बल मिल जाए, लेकिन आप भी कह देते हैं। नहीं, हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते इसलिए हैं कि वो तो चली गई, ये दुष्परिणाम हो गया। अब कोई ना कोई नई राष्ट्रीय दल उदय होगा जो देश के बारे में सोचेगा, राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित होगा। कांग्रेस ने देश के बारे में कभी तो क्या आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं इस रूप में? अभी तो इस बारे में कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी। चलिए, अब अगर हम आखिरी में एक सवाल पूछ रहे हैं, कानपुर को कहाँ आप देख रहे हैं, जो मैनचेस्टर था और 75 साल में क्या हो गया? देखिए, हम पुरानी बातें नहीं करते। हम मत करिए जी। हम ये बात सही है कि यहाँ के जो भी नेता हुए, जो भी सांसद हुए जी, उन्होंने अपने पद के प्रति ईमानदारी नहीं बरती। अगर बरती होती तो कांग्रेस जिस हालत में पहुंचा है कानपुर, वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज आप देख लीजिए, आप यहाँ पर लेदर का एक्सपोर्ट होता है, लेदर एक्सपोर्ट बढ़ गया है, नई लेदर का क्लस्टर 4 रमईपुर में बनने जा रहा है। जो 75 साल में हवाई अड्डा नहीं बना था वो बनने जा रहा है। रिंग रोड कभी कानपुर में बनी थी क्या? आप देखिए बनने जा रही है। जो एक वर्षों की जनता की मांग थी कि अनवरगंज से मंदना की रेलवे लाइन हटना चाहिए, ये एलिवेटेड होने चाहिए, वो एलिवेटेड होने जा रही है। चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। फजलगंज में टूल रूम की स्थापना हो रही है। लखनऊ कानपुर नया एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। और अब लखनऊ और कानपुर को एक नई रेलगाड़ी चलेगी सुपरफास्ट, उससे जोड़ने जा रहे हैं। मेट्रो कानपुर में आप कह रहे हैं कि अब उम्मीदें बढ़ गई। हाँ, अब 5 साल में जो गुणात्मक परिवर्तन आया है योगी और मोदी के नेतृत्व में, उसमें विकास हो रहा है और एक नई चीज हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो हमने स्मार्ट सिटी में 10 वार्डों का विकास किया है, उन वार्डों की मलिन बस्तियों का भी विकास होगा। ये आपने बड़ी बात की। ये जो उसके पहले कभी कोई चिंता करता ही नहीं था मलिन बस्तियों की विकास की, लेकिन ये हमारी सरकार कर रही है। दूसरे आपने देखा होगा कि परमट मंदिर, आपके आनंदेश्वर सब जाते हैं, वहां पर आनंदेश्वर कॉरिडोर बनने जा रहा है। आपने बताया। तो ये चीजें हो रही है कानपुर के विकास में। चलिए, आखिरी में एक क्वेश्चन और बहुत संक्षेप में कि अब 75 वर्ष बीत रहे हैं, अब लोग 76वें वर्ष में जा रहे हैं, क्या अब होना चाहिए देश के लिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा कुछ हो जाए तो देश और समृद्धि की ओर बढ़े। देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का बात की है, वही देश को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक, कि हमारी आवश्यकताएं हमारे देश में पूरी हों। ठीक, हम अपनी IIT का पूरा उपयोग करें। हम जो नई योजनाएं हैं स्टार्टअप में, जिसमें नौजवान लगे, नई खोज करें, नया स्टार्टअप बने, नई चीजें हमारे बने, उसी से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उसी से विकास होगा। और इस काम में आगे बढ़ के भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक देखा है, वो पूरा होगा और भारत फिर से विश्व की आर्थिक शक्ति बनेगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पचौरी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से 75 वर्ष की यात्रा का विवेचन भी किया। सवाल उठता है कि अमृत महोत्सव हम मनाएंगे,
हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, हम राष्ट्रगान हम गाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो पचौरी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना होगा। और आत्मनिर्भरता ही हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसका सपना मोदी ने देखा है $5 ट्रिलियन का, उसे पूरा करना होगा और हम समृद्धि के मार्ग पर बढ़े रहेंगे। देखते रहिए अमृत तिरंगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।